आइए आज हम लोग विलयन यानी सॉल्यूशंस चैप्टर में 21वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है मतलब जो गलत है वो हमको बताना है। तो देखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है। आइडियल तो हमने आपको बताया था दो कंडीशन जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए थी। आइडियल मतलब आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन हम उसे कहेंगे जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, विलेय और विलायक, जब वो अलग अलग होते हैं तो उनका अगर आयतन यानी वॉल्यूम आपस में जोड़ा जाए तो जितना आए, मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसका आयतन उतना ही होना चाहिए जितना मिलाने से पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का था। एक तो ये चीज़ फॉलो होना चाहिए। दूसरा ये है कि मिलाने के पहले जितनी ऊष्मा होनी चाहिए, मिलाने के बाद भी उतनी ही ऊष्मा होनी चाहिए। यानी एंथैल्पी चेंज जितना पहले हो उतना बाद में हो, यानी डेल्टा एच मिक्सचर 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब फॉलो होगी तो वो आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में दिया गया है, कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन की शर्तें क्या हैं। डेल्टा एच मिक्सचर 0 होना चाहिए और डेल्टा वी मिक्सचर 0 होना चाहिए। यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ऊष्मा में कोई परिवर्तन मिलाने के पहले और मिलाने के बाद नहीं होना चाहिए। तो उसको हम आदर्श विलयन कहेंगे। अब देखिए फार्मूला हमारा होता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। ये फार्मूला होता है, या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा एच 0 है और डेल्टा वी 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 तो डेल्टा यू मिक्सचर भी 0 हो जाएगा। यानी जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका आंतरिक ऊर्जा भी अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए एक फार्मूला हमारा नीचे और भी होता है जो राउल्ट नियम से है। फॉर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन के लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए सॉल्यूट है ए और बी हमारा सॉल्वेंट है, यानी ये विलेय है, ये विलायक है। तो विलेय के आंशिक दाब इक्वल टू होता है विलेय के मोल अंश गुणे विलेय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जब वो अकेला था। इसी प्रकार विलायक यानी सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब इक्वल टू विलायक यानी सॉल्वेंट के मोल अंश गुणे शुद्ध अवस्था में इसका जितना वाष्प दाब था। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। तो डेल्टा पी मतलब हमको निकालना है अगर वाष्प दाब में अंतर, तो इसको कैसे निकालेंगे। एक बार जो प्रयोग द्वारा निकाला जाए वो माइनस एक बार हम कैलकुलेट करके जो निकालें गणितीय विधि से, तो इनका भी अंतर 0 होता है आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एच मिक्सचर 0 हो गया, डेल्टा वी मिक्सचर 0 हो गया, डेल्टा यू मिक्सचर 0 हो गया और डेल्टा पी मिक्सचर भी 0 है। यहाँ पर आएगा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पी एब्सोल्यूट वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू ये 0 आएगी निकालने पे अगर आदर्श विलयन है तो। यानी कहने का मतलब ये है कि मिलाने से पहले और मिलाने के बाद के वाष्प दाब भी परिवर्तित नहीं होंगे। अब देखिए फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी मिक्सचर यानी मिश्रण करने के बाद, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सचर माइनस टी डेल्टा एस मिक्सचर।
ये फार्मूला होता है। तो अब इसके हिसाब से देखिए, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, अगर कोई आदर्श विलयन है तो उसके लिए क्या होगा कि जब हम इसको आपस में मिलाएंगे विलेय और विलायक को, तो विलेय और विलायक को जब मिलाया जाएगा तो ये विलेय और विलायक के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे में मिक्स होंगे। जब मिक्स होंगे तो उसका मतलब ये है कि अव्यवस्था बढ़ेगी, यानी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। डेल्टा एस मिक्सचर की एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, कुछ होगी यानी बढ़ेगी, क्योंकि आपस में मिलाया जाएगा। तो जब एंट्रोपी जीरो नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा जी मिक्सचर जीरो नहीं होगा। तो इसलिए डेल्टा जी मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सचर तो हमारा जीरो है और ये जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब डेल्टा जी जो है कुछ होगी, जीरो नहीं होगी। ये बात पक्की है। अगर इसकी कुछ वैल्यू है और ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको क्या क्या मिला, डेल्टा एच मिक्सचर जीरो है, डेल्टा वी मिक्सचर जीरो है, डेल्टा यू मिक्सचर जीरो है, डेल्टा पी जीरो है और डेल्टा जी और डेल्टा एस जीरो नहीं है। तो 21 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। हमसे देखिए इनकरेक्ट यानी गलत वाला पूछ रहा है। तो डेल्टा एच मिक्सचर सही है, निकाला गया है। डेल्टा यू मिक्सचर बराबर जीरो, सही है, निकाला गया है। डेल्टा पी इक्वल टू ऑब्सोल्यूट यानी जो प्रयोग द्वारा आई माइनस कैलकुलेट करने में जो वैल्यू आई वो भी जीरो है, ये भी निकाला गया है। लेकिन डेल्टा जी मिक्सचर और डेल्टा एस मिक्सचर जीरो नहीं आया था, इसलिए 21 का डी जो लिखा है गलत है। हमसे गलत वाला ही पूछ रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज करेक्ट। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यानी विकल्प सही है अगर 1 और 1 के अनुपात में बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर किया जाए। 1 और 1 ये मोलर अनुपात है, मोल के रेशियो में अनुपात मिलाया गया है। कह रहा है तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब है वो 12.8 किलो पास्कल है और टॉलुइन का 3.85 किलो पास्कल है। तो पूछ रहा है कि 4 विकल्प इनमें कौन सा सही है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे जो जो दिया गया है वो हम करते चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बेंजीन का वो निकल के आ रहा है वाष्प दाब और टॉलुइन का भी वाष्प दाब, इसको आंशिक वाष्प दाब कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन का वाष्प दाब ज़्यादा है टॉलुइन की तुलना में, यानी ये ज़्यादा प्रतिशत में है, ये कम प्रतिशत में है। हो सकता है क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया हो। तो कुल मिला करके पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब की बात हो रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो बेंजीन का आंशिक दाब का फार्मूला क्या होगा राउट नियम से, बेंजीन के मोल अंश गुणे शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, यानी पी बेंजीन इक्वल टू एक्स बेंजीन इंटू पी नॉट बेंजीन। इसी प्रकार टॉलुइन का वाष्प आंशिक वाष्प दाब कितना होगा, टॉलुइन के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर स्टेट में टॉलुइन का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। तो फॉर एन आइडियल 1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, अब बेंजीन और टॉलुइन का 1:1 का रेशियो है मोल का। तो अब इनका मोल अंश कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालेंगे उसका ऊपर बटे टोटल। तो बेंजीन का अगर निकालना है मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, तो 1 बेंजीन का 1 है, 1 अपॉन टोटल कितना होगा 1 + 1, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार टॉलुइन का मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो टॉलुइन का कितना है 1 बटे टोटल 1 + 1 यानी 2। तो ये बेंजीन और टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश निकाला है। अब देखिए बेंजीन का वाष्प दाब कितना होगा, आंशिक वाष्प दाब
पार्शियल वेपर प्रेशर का है। तो ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये बेंजीन का मोल अंश आधा है, तो हाफ गुणे पी नॉट बेंजीन, यानी शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। क्वेश्चन में हमको दिया है 12.8 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा 6.4 किलो पास्कल। इसी प्रकार टॉलुइन का अगर हम निकालें तो टॉलुइन का 1/2 पी नॉट बेंजीन, तो 1/2 बेंजीन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में 12.8 किलो पास्कल। क्वेश्चन में दिया है तो यह आ जाएगा 6.4 किलो पास्कल। इसी प्रकार टॉलुइन का आ जाएगा 1.925 किलो पास्कल। ये सब दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, बेंजीन ज़्यादा है, टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब कम है। आंशिक दाब, ये पार्शियल प्रेशर, वाष्प दाब क्या का है, आंशिक दाब का है। विलयन की बात हो रही, वाष्प दाब तो वाष्प अवस्था में हो जाएगा। तो आंशिक दाब बेंजीन का 6.4 किलो पास्कल है, आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर टॉलुइन का 1.925 किलो पास्कल है। ये ज़्यादा है ये कम है, यानी इसका प्रतिशत भी ज़्यादा। जब ऐसे ज़्यादा है तो प्रतिशत में भी ये ज़्यादा ही होगा। तो कह रहा है दैट द वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन एज द पार्शियल वेपर प्रेशर। वाष्प दाब ये देखिए, वाष्प की अवस्था में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज हायर एज कंपेयर टू द टॉलुइन। तो बेंजीन का वाष्प दाब ज़्यादा है टॉलुइन की तुलना में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यों गलत है इसको देखते हैं। तो 22 का सी वाला है हमारा ऑप्शन सही है, तो इसको देखते हैं। तो 22 का सी में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ये कह रहा है। जबकि हाँ, तो सही वाला पूछ रहा है तो ठीक तो है, बेंजीन का ही हायर परसेंटेज है, इससे ये ज़्यादा है। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। तो 22 का सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर में कह रहा है कि विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। नॉट देखिए, नॉट तो डेल्टा वी मिक्सचर सही है, पीछे निकाल चुके हैं। राउल्ट नियम का पालन करता है, ओबियांस राउल्ट ला, ये भी सही है। डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू 0 होता है, ये भी सही है। डेल्टा जी मिक्सचर और डेल्टा एस मिक्सचर 0 नहीं था, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 23 का बी वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0, सही है। हीट चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0, ये भी सही है। ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन, ये भी सही है। डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग ये 0 नहीं होता, जबकि क्वेश्चन में 0 दिया है, इसलिए 23 का बी इनकरेक्ट होगा और हमसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। एक सॉल्यूशन है एसीटोन का इथेनॉल के साथ। तो कह रहा है ये 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है राउल्ट नियम से। कैसे शो करता है इसको हमने आपको बताया भी था, तो पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए। तो C2H5OH CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन क्या होता है, ये सब याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन आबंध है, जबकि इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है।
तो ये हाइड्रोजन आबंध बना रहा है, ये नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए टाइप आकर्षण ज़्यादा होगा, ए और बी टाइप, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा, और ए टाइप आकर्षण वीक होगा। ये वीक होगा, ये स्ट्रांग होगा। जब ये स्ट्रांग होगा सॉल्यूट के बीच और सॉल्वेंट के विलेन के बीच, तो जब ये इनमें स्ट्रांग होगा तो ए को खींचेगा, तो ये आबंध थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी अणु छोटा होगा। जब अणु छोटा होगा तो सतह में जगह कम घेरेगा, तो ज़्यादा अणु सतह में आ जाएंगे, तो उड़ने वालों की संख्या बढ़ेगी। जब उड़ने वालों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। वाष्प दाब का बढ़ना ही राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन है। तो यही कंडीशन यहाँ लागू होगी। तो ये CH3 ये जो एसीटोन है, ये C2H5OH के बीच जब मिलाया जाएगा तो इसमें जब डाला जाएगा तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन आबंध को तोड़ देगा, तो और हल्का हो जाएगा, उड़ने में और आसानी रहेगी, भाप बनने में और आसानी रहेगी, क्योंकि हल्का हो जाएगा तो उड़ेगा आसानी से। जब सतह छोड़ के उड़ेगा तो भाप ज़्यादा बनेगी, तो ज़्यादा वाष्प दाब होगा। ज़्यादा वाष्प दाब ही हमारा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये जो आपस में मिलाया जाएगा एल्कोहल और एसीटोन, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। 24 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए 24 का सी विकल्प सही है। कह रहा है बोथ द कंपोनेंट एस्केप इजिली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। कह रहा है कि दोनों जो कंपोनेंट हैं यानी एसीटोन और एल्कोहल, ये आसानी से सतह को छोड़ देंगे और ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे। दिस इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सम हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉल मॉलिक्यूल। कारण क्या है कि कुछ आबंध, हाइड्रोजन आबंध जो हैं वो टूट जाएंगे एसीटोन डालने पर। तो जो हमने बताया वही यहाँ लिखा है। 24 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्ट्स लॉ। अगर कंपोनेंट ए और बी है और राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो यहाँ पर आदर्श विलयन की बात हो रही है। तो आदर्श विलयन में सॉल्यूट के पार्टिकल, अगर ए को हम सॉल्यूट माने यानी विलेय माने, तो विलेय के अणुओं के बीच, और बी को अगर सॉल्वेंट या विलायक माने तो विलायक अणुओं के बीच आकर्षण समान होता है। इसी प्रकार जब इनको मिला दिया जाता है तो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण उतना ही होता है जितना विलेय के बीच और जितना विलायक के बीच। तो इसलिए देखिए सी में कह रहा है ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी, यानी विलेय और विलायक देखिए अलग अलग हैं, ए और बी। इसका मतलब एक विलेय है एक विलायक, तो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण होगा उसके बराबर ही होगा विलेय के अणुओं के बीच आकर्षण या विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण। 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। राउट लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सोल्यूशन ओनली। आदर्श विलयन के लिए ही केवल राउल्ट का नियम सही है। कह रहा है द एलिमेंट ऑफ नॉन आइडियली इंटर इनटू द पिक्चर व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट ईच अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी बिहेव्स एन आइडियल सॉल्यूशन व्हेन ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स। तो ए और बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जितना आकर्षण होगा वो बराबर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन फोर्स के। तो इसलिए 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ऑल फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, सारे में से सारे आदर्श विलयन बनाएंगे एक को छोड़ करके, यानी कोई धनात्मक और या ऋणात्मक विचलन जो न शो करेगा तो वही मिलाने पे आदर्श विलयन बनाएगा। इनमें से एक आदर्श विलयन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प में C2H5OH है जिसमें हाइड्रोजन आबंध है, तो इसलिए हाइड्रोजन आबंध होने की वजह से ये आदर्श विलयन की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। देखिए 26 का डी ही सही है, बिकॉज C2H5I एंड C2H5OH आर डिसिमिलर लिक्विड, ये एक ही तरह के नहीं। लाइक डिजॉल्व लाइक हमने पढ़ा था, एक जो जिस तरह का होगा उसी तरह के घोल से जो विलयन बनेगा वही आइडियल होगा। इसमें देखिए इसमें हाइड्रोजन आबंध है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये एक ही तरह के नहीं है, डिसिमिलर है, अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए ये डाल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। अन्य देखिए इसलिए डाल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी ये आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बेंजीन और टॉलुइन दोनों हाइड्रोकार्बन है, केवल हाइड्रोजन कार्बन। यहाँ पर देखिए बेंजीन और ये आइडो बेंजीन कह सकते हैं, बेंजीन में ये आयोडीन लगी हुई है, तो ये भी देखिए यहाँ भी दोनों में से किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन आबंध नहीं। क्लोरीन ब्रोमीन देखिए 7वें ग्रुप में दोनों में, इसलिए ये भी नहीं करेगा। केवल यही हमारा गलत है, ये आइडियल बिहेवियर नहीं करेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कह रहा है कि एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स, आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, हमने कंडीशन बताई थी। डेल्टा एच मिक्सचर 0 होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सचर 0 होना चाहिए, डेल्टा यू मिक्सचर 0 होना चाहिए, डेल्टा पी एब्सोल्यूट माइनस डेल्टा पी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी कैलकुलेटेड 0 होना चाहिए। डेल्टा एस और डेल्टा जी केवल 0 नहीं थे। तो हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ये सही है। हैव नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, ये भी सही है। हैव बोथ द एबव कैरेक्टरिस्टिक, दोनों सही है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 का सी करेक्ट है। डेल्टा बी मिक्सचर भी 0 होना चाहिए और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, विलयन के अणुसंख्य गुण के पर आधारित अब क्वेश्चन चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। कह रहा है द बेंजीन, कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द आइडिया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is। तो कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा अगर विलयन की मोलैलिटी 0.078 है और जो विलयन है उसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अनअपघट्य जिसको कहते हैं, यानी न टूटने वाला। विलयन में मिलाया जाएगा, जब विलय को विलायक में मिलाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, ऐसा विलय है। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। हमको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया है, KF की वैल्यू 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और जो सॉल्यूशन है हमारा उसकी मोलैलिटी दे दिया है 0.078 स्मॉल m, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, यानी डालने पे टूटेगा नहीं, यानी 1/2 फैक्टर का यहाँ पर कोई रोल नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होगा, यानी डेल्टा TF पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं।
तो देखिए डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। के एफ हमको दिया है 5.12 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। स्मॉल एम यानी मोलैलिटी दिया है 0.078 एम और फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ इंटू एम। जो ये के एफ है ये डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट है या मोलल अवनमन स्थिरांक किसी को कहते हैं, इनटू या मोलैलिटी है। के एफ की वैल्यू दिया है 5.12 इंटू एम की वैल्यू दिया है 0.078। सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 0.40 केल्विन। तो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो हम अलग हिसाब से इसको निकालते। तो इन बातों को ध्यान देना है। तो 28 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ विल बी। तो देखिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ जो है नाम ही है इसका कांस्टेंट। तो मोलैलिटी को डबल करें या ट्रिपल करें कुछ भी करें के एफ नहीं चेंज होगा, तो अनचेंज रहेगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, नियतांक है। तो के एफ मोलैलिटी के चेंज करने पर नहीं चेंज होगा। तो 29 का सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 29 का सी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी एक विशेष विलयन के लिए ये कांस्टेंट होता है। thus it will be unchanged when molality of the dilute solution is doubled। तो जब हम इसकी मोलैलिटी को डबल करेंगे तो के एफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक पर्टिकुलर यानी विशेष विलयन के लिए के एफ की वैल्यू नियत होती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज 100 ग्राम वाटर इज 732 mm। तो कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक विलयन है जिसका 6.5 ग्राम जिसमें विलेय है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम उसमें सॉल्वेंट पानी है। तो इसका वाष्प दाब कितना है 732 mm। कह रहा है इसके लिए अगर Kb यानी मोलल अवनमन स्थिरांक, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb बॉइलिंग पॉइंट वाला ये कांस्टेंट है। तो Kb 0.52 है। तो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। अब देखिए इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा ये नहीं पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ही हमसे पूछ रहा है। तो पहले डेल्टा टीबी निकालेंगे यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, उसके बाद जितना वाटर का होता है उसमें से घटा देंगे तो कितना बढ़ा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जो दिया गया है हमको वो लिख लेते हैं। बी हमारा विलेय है, तो विलेय के मात्रा कितनी है 6.5 ग्राम। W मतलब इसका वेट, भार, और WA ये विलायक है, पानी है, तो WA हमारा 100 ग्राम है, सॉल्वेंट है। PS हमको दिया गया है 732 mm, 732 mm दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए विलयन का वाष्प दाब कितना है 732 mm। Kb हमको दे दिया है, इसको कह सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 0.52 क्वेश्चन में दिया है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है शुद्ध अवस्था में जब पानी अकेला हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो Tb लिख दिया है T0b, शुद्ध अवस्था के लिए 0 लगाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और शुद्ध अवस्था में जो हमारे पास ये वाष्प दाब है वो 760 mm है।
पानी का। क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए शुद्ध अवस्था में नहीं दिया गया है तो हम जो वायुमंडलीय वाष्प दाब है उसको मानेंगे। तो वायुमंडलीय वाष्प दाब 1 atm होता है, उसी 1 atm को 760 mmHg कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब का है या 760 mmHg का है, एक ही बात। तो पानी की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 760 mmHg होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर पानी जिस तापमान पर उबलता है उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं हिंदी में। तो इसीलिए एक वायुमंडलीय दाब लिया गया। अब फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N2 अपान N1। N2 हमारा विलेय है यानी सॉल्यूट है, N1 हमारा विलायक है। कम बटे ज़्यादा याद रखिए, कम बटे ज़्यादा, ऊपर कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा। तो ये P0 760 हो जाएगा माइनस PS 732 क्वेश्चन में दिया है बटे P0 760 हो जाएगा इक्वल टू N2 अपान N1। N1 हमारा विलायक है यानी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो पानी के मोल कितने होंगे? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान कितना होगा? H2O, H के 2 O के 16 यानी 18, तो बटे 18 हो गया। तो ये सॉल्व करने पर N2 आ गया हमारा 0.2046 मोल N2। अब देखो N2 मोल आ गया, तो इससे अब हमको मोलालिटी निकालने में आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि मोलालिटी में सॉल्यूट के मोल लिए जाते हैं 1 किलोग्राम विलयन में, तो ये निकालने में आसानी रहेगी। ये सॉल्यूट के मोल निकला है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है हमारा डेल्टा TB इक्वल टू KBM या डेल्टा TF इक्वल टू KFM। जब फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो डेल्टा TF लिखेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक होगा तो TB लिखेंगे। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तो अब ये क्या होगा? डेल्टा TB की वैल्यू, तो ये TB माइनस T0B होगा, यानी मिश्रित अवस्था में, यानी जब पानी अकेला था तब, और ये जब मिश्रित कर दिया गया यानी विलयन बनाया गया तब। तो विलयन का क्वथनांक माइनस पानी का क्वथनांक, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया KB इंटू M क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में। तो विलेय के मोल यानी N2, और पानी ये देखिए किलोग्राम में ले लिया गया है विलायक को, WA लिखा गया है विलायक किलोग्राम में। और अगर ग्राम में बदलेंगे तो ये देखिए ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो WA ग्राम में हो जाएगा। तो TB माइनस पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बराबर KB 0.52 है इंटू N2 हमने निकाल लिया है 0.2046 इंटू 1000 बटे विलायक कितना था? 100 ग्राम था। ये देखिए विलायक WA 100 ग्राम है। तो ये TB माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू आ गया 1.06। तो TB कितना होगा? ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस 1.06 यानी 101.06 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।